यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में द मेन कंटेंट दैट इज रिगार्डिंग द टू स्कूल ऑफ थॉट्स आप लोगों ने कवर अप किया इन राइटिंग, जो आप लोगों ने मेंशन किया, जिसमें सर वन इज द क्लासिकल स्कूल एंड सेकंड इज द केन्जियन स्कूल के रिगार्डिंग टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा। क्लासिकल दैट मीन्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट के बारे में यहाँ पे जो बात की गई कि सर 1929 इवन 1930 तक नॉर्मली द क्लासिकल्स बिलीव अपने आप में वर्किंग बिल्कुल क्या मिला, सही मिला। दैट मीन्स जिन्होंने प्योरली एक फ्री इकोनॉमी के बारे में एडवोकेसी प्रोवाइड करी, दैट देयर विल नो नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो लास्ट लेक्चर में आपने लिखा कि जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इन दीज एरियाज हमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स के आपके डिसीजन होंगे दैट विल बी टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस। डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली अपना रास्ता खुद ढूंढेंगी, बट हमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की नीड नहीं है, जो एज पर द क्लासिकल्स का कहना। क्लियर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज कि फुल इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होना। जो नेक्स्ट आगे पूरी तुम्हारी इकोनॉमिक्स में ये पॉइंट रहेगा ही रहेगा कि क्लासिकल्स का मानना तो ये है कि रिसोर्सेज डे वन से 100% क्या होते हैं, इंप्लॉयड होते हैं। एंड आपका इक्विलिब्रियम ऑलवेज कहां पे स्ट्रक करेगा, फुल इंप्लॉयमेंट पे ही स्ट्रक करेगा। ये इस इकोनॉमी का नॉर्मल फीचर जो इनका मानना था क्लासिकल्स का। बट सर यहां पे जो केन्जियन द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जो आप लोगों ने रीड आउट किया, उनका जो मानना था, कहते सर हम लोग किसी को गलत क्यों कहें जब तक आपकी एडवोकेसी सही चले, जब तक आपके बिलीफ सही चल रहे थे देन कोई किसी तरह की इंटरवेंशन नहीं थी। बट हमने आपकी उस फ्री इकोनॉमी वाली एडवोकेसी को गलत होते हुए देखा, वो भी कब, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1920। मेरा आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने उसके बारे में हल्का सा नहीं लिखवाया था, बट आज क्वेश्चन के तौर पे ही लिखवाऊं। मिक्सअप कंटेंट चलेगा जिसमें नॉर्मल वर्डिंग भी होंगी, प्लस जहां जहां क्वेश्चन अच्छे मिलते जाएंगे साथ साथ वो भी डन करें। क्लियर। कि हमें सर ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ये जो तुम्हारा मानना हमें जो गलत लगा, वो किस चीज को लेकर लगा, तुम कहते हैं गवर्नमेंट की नीड ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आज की डेट में डिप्रेशन की स्टेज से बाहर लेके आने वाली जस्ट एंड जस्ट कौन है, गवर्नमेंट ही है, जिसके कारण हम लोग बचे हुए हैं। अदरवाइज डिप्रेशन की स्टेज में तेरा प्राइवेट सेक्टर कब कब से इन्वेस्ट करने लग गया, कोई इन्वेस्ट ना करे। एंड अगर ऐसा है फिर तो सर क्लासिकल्स का मानना गलत है, क्योंकि उन्होंने तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। वो तो कहते हैं मार्केट फोर्सेस अपना रास्ता खुद तय करेंगी, और अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम होगा भी तो वो डिसइक्विलिब्रियम वेरी क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। मार्केट अपने आप को दोबारा एडजस्ट करेगी और तो आप दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, पुरानी बातें आप कह सकते हो, बट आज की डेट में ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जहां पे रिसोर्सेज आपके ऑलरेडी 100% इंप्लॉयड हो। ये ऐसी कोई भी इकोनॉमी वहां पे अवेलेबल नहीं। इसीलिए द लास्ट लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि केन्जियन ने जो वर्ड यूज करा, ही स्ट्रेस्ड दैट कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी इन द एरियाज ऑफ जितनी भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट है, यहां पे गवर्नमेंट के बिना काम चलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ही है जो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकती है, दूर कर सकती है, बाय क्रिएटिंग दी वर्ड क्या था, जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्लियर। सो ये मेरा कुछ लास्ट लेक्चर था जिसके रिगार्डिंग हमारी काफी अच्छी डिस्कशन रही। क्लियर। नाउ नेक्स्ट ऑन एक क्वेश्चन की फॉर्म में मेरे पास दो क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 1 से रिलेट करते। एज पर बुक हमने माइक्रो मैक्रो का कंटेंट पढ़ा, या बीच में ये टू स्कूल ऑफ थॉट्स है। मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बीच में पेंडिंग है, आई थिंक सो +1 लेवल पे भी शायद लिखवाया होगा आप लोगों को। व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, मेरे पहले लेक्चर के अंदर ही डिस्कस हो चुका था। व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, लिखिए क्वेश्चन की फॉर्म में, साथ के साथ नेक्स्ट आगे इसको शुरू करिए। जो जो चीज अच्छी मिलेगी सर आप लोगों तक जरूर पहुंचाई जाएगी, क्वेश्चन की फॉर्म में या कंटेंट की फॉर्म में। क्लियर। सो इन बिटवीन ही मैं यहां पे एक क्वेश्चन ऐड ऑन कर रहा हूं, एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। व्हाट इज माइक्रो हाइफन मैक्रो
paradox? What is micro macro paradox? लिखिए आंसर। आंसर जिसको हम सिंपल वर्ड में कहते हैं सर, व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो। क्योंकि दोनों ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स अपने आप में अलग हैं, दोनों का व्यू पॉइंट अलग है। सर जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो थिंग्स को डील करती है, वो वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करती है, वही इकोनॉमिक इश्यूज को डील करती है, बट सिर्फ एक इंडिविजुअल के लेवल पे, एक छोटे लेवल पे। एंड वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पूरी इकोनॉमी पॉइंट पे डील करना, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से शेयर हुआ रिगार्डिंग द वर्ड सेविंग्स। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन नॉर्मली तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा, क्या सेविंग करना इज अ वर्चू और अ वाइस? सर इट्स बोथ। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, ये डिपेंड करता है कि आपने सेविंग्स किस लेवल पे करी। अगर तो सेविंग्स आप एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए सोच रहे हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट के लेवल पे बात कर रहे हैं, देन सेविंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, because that person is adding to his future prosperity। हाँ ठीक है सर, सेविंग करना अच्छी बात है। डे वन से पेरेंट्स भी अपने को नॉर्मली क्या चीज सिखाते हैं, या बाय ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग जब आप इनकम अर्न करना शुरू करते हैं, कभी भी शुरू शुरू में होता होगा जितनी इनकम कमाई सारी की सारी क्या कर दी, खर्च कर दी, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग एक सेविंग पार्ट को एड ऑन करना शुरू कर देते हैं कि सर ये तो आपकी पॉकेट मनी के केस में भी होता होगा, कोई जरूरी थोड़ा कि हम सारी पॉकेट मनी स्पेंड करते हैं। समटाइम्स अगर मुझे यूटिलिटी नहीं अच्छी दिख रही तो अपन सोचते हैं कि बेटर उसको सेव कर लो रादर देन वेस्ट। वही नेक्स्ट टाइम अगर लेट इट बी घर वालों ने पॉकेट मनी ना दी तो कहां से खर्चा चलाएंगे, कहां से कंजम्पशन करेंगे, तो आपके माइंड भी डे वन से एक चीज को मानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेविंग्स। बट अगर तो इंडिविजुअल लेवल पे बात की जाए, इंडिविजुअल लेवल पे इज अ गुड थिंग, बढ़िया चीज है, बिकॉज आप अपनी फ्यूचर प्रोस्पेरिटी को बढ़िया बना रहे हैं। बट अगर मैक्रो लेवल पे बात की जाए, हर पर्सन ही अगर सेव करने लग गया, इस इकोनॉमी में हर पर्सन अगर क्या करने लग गया, सेविंग करने लग गया, सर आई थिंक सो इकोनॉमी कंजम्पशन से चलती है, ना कि सेविंग से। क्योंकि कंजम्पशन मींस एक्सपेंडिचर, खर्च करेगा तभी तो नेक्स्ट ऑन किसी की क्या बनेगी, इनकम बनेगी। बट अगर हर पर्सन ही क्या करने लग गया, सेविंग्स करने लग गया, फिर तो सर कभी ना कभी आपका ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, रुकेगा रुकेगा। दैट्स हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, दैट्स हाउ द पैराडॉक्स वर्क्स। कि सर ये बिलीफ क्या है, बिलीफ ये है कि सर जो चीज मे बी लॉजिकल होती है माइक्रो लेवल पे, मे नॉट बी लॉजिकल एट किस पे, मैक्रो लेवल पे। सो दिस इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। क्लियर? लिखिए, व्हेन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, when a particular situation, when a particular situation is logical at the micro level, logical at the micro level, but become illogical at the macro level, comma, it is known as, comma, it is known as micro macro paradox। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, पैराडॉक्स स्टैंड्स फॉर यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको अपन कहते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। सर इस चीज का फर्क है, दोनों में आपस में वाद विवाद है, किस बात को लेकर, कहते हैं जो चीज माइक्रो के लिए लॉजिकल हो सकती है, हो सकता है वो मैक्रो के लिए लॉजिकल ना हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसी के नीचे, फॉर एग्जाम्पल सेव, इसी में मैं दो क्वेश्चन कवर कर दूंगा, चाहे तो वो क्वेश्चन पूछे व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, या वो क्वेश्चन पूछे सेविंग इज अ वर्चू और वाइस, दोनों का रिप्लाई क्या है, सेम। फॉर एग्जाम्पल सेविंग इज अ वर्चू, सेविंग इज अ वर्चू एट दी, कौन से लेवल पे, माइक्रो। सेविंग इज अ वर्चू एट द माइक्रो लेवल, बट
इफ ऑल दी पीपल, पहले यहां तक लिखिए, इफ ऑल दी पीपल, यहां तक डन। इफ ऑल दी पीपल इन द सोसाइटी, लिख लीजिए यहां तक लास्ट लाइन। बट इफ ऑल द पीपल, all the people in the society, in the society starts saving, starts savings, comma, it will lead to, it will lead to। लो जी, मैक्रो का पहला पॉइंट सिंपल। अब समझना ये चेन कहां से कनेक्टेड है। सिंपल सी बात सर, पहला पॉइंट क्या होगा? फॉल इन डिमांड। सबसे पहला कट किस पे लगेगा? कंजम्पशन पे। देख सिंपल सी बात, अगर मैंने 100 रुपए कमाए, ये तो जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर मैंने 100 रुपए कमाए, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, अभी तक अगर आप समझ चुके हैं, तो ये जो पैसा है ये सर्कुलर फ्लो में कॉन्टिन्यूटी में वर्कआउट करेगा। बट सर कॉन्टिन्यूटी में तब करेगा, सर्कुलर फॉर्म में तब करेगा, जितना मैंने कमाया उतना ही नेक्स्ट आगे सर्कल को पास कर दिया, उतना ही नेक्स्ट आगे सेक्टर को पास कर दिया। अगर तो ये कॉन्टिन्यूटी में चलता गया, यस, ये फ्लो कभी भी आपका बंद नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी में सदा ही मनी फ्लो रहेंगे। बट सर अगर 100 में से मैंने खर्च कितने करे? 80, एंड 20 की मैंने वहां पे क्या कर ली सर? एक बात बता, अगर मैं एक्सपेंडिचर करता तो कितने का करता? 100। डिमांड कितने से बढ़ती? 100 से। बट मैंने एक्सपेंडिचर कितना करा? 80, क्योंकि 20 तुमने क्या कर ली? सेविंग्स। जितना सेविंग पार्ट करोगे उतना मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी में कट लगेगा किस चीज का? डिमांड। एग्रीगेट डिमांड उतनी क्या हो जाएगी? कम। अच्छा, डिमांड कम होगी तो डिमांड कम होने से क्या होगा? एरो डाल के इसके सामने, फॉल इन इन्वेस्टमेंट। यहां पे लिखिए वर्ड फॉल इन, फॉल इन इन्वेस्टमेंट, फॉल इन इन्वेस्टमेंट। और अगर मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? हम लोग भी इतने एंटरप्रेन्योर तो बन चुके हैं, इतनी समझदारी तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स में होती है कि मार्केट में तब पैसा इन्वेस्ट करो जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की क्या है? वर्थ है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक। अब अल्टीमेटली वहां पे बड़े बड़े जितने भी नॉर्मल चाहे छोटे मोटे ब्रांड है, जैसे भी लोग हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स वहां पे आते हैं, वो जितने भी शार्क्स वहां पे बैठे हैं पैनल पे, वो क्या चीज देखकर, क्या चीज देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं? अगर उनको उनमें क्या दिखता है? पोटेंशियल, कि हाँ सर इनकी मार्केट बिल्डअप हो सकती है, इनके प्रोडक्ट की। वो कभी भी देखना, आपकी लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी, टिल डेट आपकी सेल्स क्या है, कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर चुके, हर चीज, हर चीज वो आपसे पूछते हैं। एंड एक मेन चीज कि सर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, हमेशा निकालेंगे। अगर उनको पोटेंशियल दिखेगा तभी तो इन्वेस्टर लोग पैसा मार्केट में क्या करेंगे? इन्वेस्ट। बट सर इधर से तो डिमांड आपकी क्या जा रही है? डाउन जा रही है। डिमांड जितनी डाउन जाएगी इन्वेस्टमेंट भी उतनी क्या होगी? कम होगी। लगता है क्यों पैसे लगा रहा है भाई, क्या पता इकोनॉमी का पता नहीं काम निकलेगा या नहीं निकलेगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी फंसा लें। हाँ, डिमांड बढ़ती होती ना, नए नए प्लांट्स, नए नए एंटरप्रेन्योर्स, नई नई मशीनरी, हर चीज बढ़ती। तो सर यहाँ पे फॉल इन क्या लिखा वर्ड आप लोगों ने? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अगर फॉल करेगी तो इससे फॉल इन क्या होगा? प्रोडक्शन। नई फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, नए एंटरप्रेन्योर्स आगे नहीं आएंगे, तो सिंपल सा पॉइंट क्या होगा कि सर अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी आपकी क्या करेगी? फॉल करेगी। अच्छा, प्रोडक्शन अगर फॉल करेगी तो प्रोडक्शन के फॉल करने से क्या होगा? फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। पहला फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, जैसे कल वाली अपन एग्जांपल गूगल एंड ऑल डिस्कस कर रहे थे। सर एक बात बताओ, जब अपने पास ही काम नहीं रहेगा तो मैं नेक्स्ट आगे लोगों को अपनी एम्प्लॉयमेंट में क्यों रखूंगा? दैट हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। और माइक्रो लेवल पे सोचना एक अलग चीज होती है, आप सेल्फिश बन जाते हैं माइक्रो लेवल पे कि कौन सा फर्क पड़ेगा। बट मैक्रो लेवल पे अगर कोई भी चेंज आया, अब तेरे सामने पूरी चेन आगे क्या चल रही है? अफेक्टेड चल रही है। आपका सेविंग करना मतलब एग्रीगेट लेवल पे सेविंग करना पूरी इकोनॉमी को क्या ले आएगा? डाउन ले आएगा। तभी तभी मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनकी कोशिश क्या होती है कि सर
एक्सपेंडिचर्स करो। अगर एक्सपेंडिचर करेंगे, नया पैसा मार्केट में आता रहेगा, तो ये कॉन्टिन्यूटी में वर्कआउट होता रहेगा। क्लियर? सो यहाँ पे वर्ड क्या लिखेंगे सर? फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, एंड अगर एम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी तो लास्ट वर्ड फॉल इन, अल्टीमेट वर्ड इज। एंड मैक्रो लेवल पे देयर इज ओनली वन डिटर्मिनेंट जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स को संभाल कर बैठा है, दैट इज इंक। अब इस चेन को तुम उल्टा स्टार्ट कर दो। अगर हम कह दें डे वन, अगर तुम सेविंग्स करते ही ना, इनकम बढ़िया होती एंड आप एक्सपेंडिचर करते, सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। हर एक के साथ वर्ड क्या लिखा हुआ है? फॉल। सबके जगह वर्ड क्या आ जाएगा? राइज। सर इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंप्लॉयमेंट, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम। सो दिस इज द होल चेन विच इज कनेक्टेड विद एवरीवन। कोई सिंगल फैक्टर भी आप चेंज करोगे, वो मैक्रो लेवल पे उसका इफेक्ट लेकर आएगा, इकोनॉमी लेवल पे उसका इफेक्ट लेकर आएगा, नॉट इंडिविजुअल लेवल। दैट्स हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज वर्क्स। क्लियर? फुल स्टॉप। देयर बाय, इसको लास्ट वर्ड में बस यहाँ पे, देयर बाय decreasing the growth of the economy। अब ये चीज आपको कहां पे देखने को मिली होगी सर? ये ड्यूरिंग कोरोना टाइम आपको बहुत देखने को मिला होगा, लॉकडाउन टाइम पीरियड पे। स्टार्टिंग में तो कोरोना टाइम में भी खर्चा बहुत हुआ है भाई। स्टार्टिंग में तो लोगों ने पूरा एंजॉय करा है, घर पे हर डिशेज बनाई हैं, हर कोई शेफ बन के घूम रहा था। इन दैट केस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये लॉकडाउन इतना लंबा चला जाएगा। बट जब डे बाय डे देखा, लोगों ने फर्स्ट टाइम जब कहा था, फर्स्ट डे आई थिंक सो 22 मार्च था पहला, जब फर्स्ट डे दिया था कल, एक दिन, लोगों ने पूरा एंजॉय करा। किसी को एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि ये किस लेवल तक नेक्स्ट आगे जाएगा। फिर धीरे धीरे एक हफ्ता, धीरे धीरे 15 दिन, धीरे धीरे मंथ तक गया, लोगों को हिसाब पड़ गया ये लंबा जाने वाला है। एंड न्यूज एंड ऑल जैसा देखने को मिला, लोगों ने कंजम्पशन पे खर्च करते कम करते हुए सेविंग्स पार्ट में एंटर करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया कि बहुत हो गया, घर पे जो बनाया खाया ठीक है, सब कुछ बढ़िया, बट आपसे आज से दाल रोटी। क्यों? यही नहीं पता ये नेक्स्ट आगे 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, कब तक चलेगा, और करते करते 1 साल तक चला भी गया। एट दैट टाइम मार्केट बिल्कुल किसमें आ गई? स्लम्प में आ गई, डाउन, बिल्कुल डाउनफॉल में आ गई। कहीं पूछो, पैसा ही नहीं सर। मतलब किसी को कह ही नहीं सकते थे कि अगर तुम कह दो ना कि उसके ड्यूज पेंडिंग है तो वो ड्यूज आपको पे आउट कर देगा। कमाल कर दी सर, कोरोना तो है, कहां से पैसे लाए? है ही नहीं, सैलरीज नहीं आई, एंड कितने सारे लोगों को अल्टीमेट काम से निकाल दिया गया। मोस्ट ऑफ केसेस में लोगों ने इंप्लॉयमेंट अपनी खोई। तेरे सामने चेन तो पड़ी है। उस इंप्लॉयमेंट जाने का कारण क्या था? लोगों को काम से निकालने का कारण क्या था? जब अगले की डिमांड ही नहीं रही, प्रोडक्शन उसने करनी ही नहीं है, तो इतने इंप्लॉयज को रख के करेगा क्या? ये सिर्फ और सिर्फ, अगर तुम सच मानो तो बचे तो कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिनकी हर महीने के महीने सरकार ने क्या डाली है? तनख्वाह डाली है। अदरवाइज सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों को। अब बहुत सारे लोगों ने तो कह दिया ये तो लंबा खींचेगा जी, हमारे पास पैसे नहीं आपको पक्की सैलरी देने के लिए, आपने अगर कहीं और लगना है तो लग जाइए। क्यों? बिजनेस तो क्लोज डाउन है, बिजनेस तो 6 महीने बंद है। अब 6 महीने की सैलरी सैलरी देना इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस। उसको थोड़ी मतलब है कि आपका काम चल रहा है नहीं चल रहा। अगर मैं आपका इंप्लॉय हूं, मैं तो मंथली आपसे क्या मांगूंगा? सैलरी। अगले ने मल्टीप्लाई करा 6 × 15,000, एक वर्कर का, आगे 3 वर्कर हैं, लाखों में हिसाब गया, जाओ जाओ, अपने पास नहीं है। समझे ना पॉइंट? लोगों ने पर्टिकुलरली अपनी बिल्डिंग्स तक भी वेकेट करी, जो रेंटेड प्लेस है। रेंट सौखे पड़े हैं क्या ट्राई सिटी में देने के लिए? पर्टिकुलरली 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए, ये जो बड़े बाहर वाले शोरूम है या अंदर वाले शोरूम की बात करें, लाख लाख रुपए महीने के रेंट हैं। अब जिन लोगों का 8-9 महीने बे ऑनर्स ने, बहुत ऑनर्स ने एक पैसा भी नहीं छोड़ा, एक एक रुपया उनसे क्या करा है? क्लेम करा। यहीं से बिजनेस डाउन। बहुत सारे तो लिक्विडेट ही कर गए, बंद ही कर गए, तो छोड़ो पर जी, अपने से पैसे नहीं दिए जाएंगे, कहां से लाएं जब वर्किंग ही नहीं है। हर बंदे की एक्सपेक्टेशन होती है ना, हर पर्सन का, कहते हैं हर पर्सन का एक सर्कल होता है कि वो पैसा कहां से लाएगा। सिंपल सर, सामान बेचेंगे, पैसा आएगा, धीरे धीरे कॉस्ट आपकी पे आउट करेंगे।
मेरे पास कौन सा कोई खान पड़ी है कि वहां से मैं पैसे निकाल के आपको दे दूंगा। दैट इज द कॉल्ड एज मैक्रो लेवल पे उसका इंपैक्ट देखना। क्लियर। अब जो तो तकड़े थे, पैसे वाइज साउंड थे, वो तो झेल गए। वो तो 1 साल क्या 1.25 साल भी झेल गए। 2021 में भी आया था ना बीच में, वो भी झेल गए। बट बिजनेस को इतने बैड इंपैक्ट हुए हैं कि सारी रिकवरियां 22-23 या 23-24 में, अब जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च 24, अब जाके थोड़ा सा लोग क्या हुए हैं, स्टेबल हुए हैं। अदरवाइज याद कर लो, पूछ लो किसी से भी, एक एक को याद है कितना नुकसान हुआ, कितना हमें फिक्स्ड कॉस्ट में देना पड़ा। अब लेबर को हटा भी नहीं सकता। आज मैंने इस लेबर को अगर जवाब दे दिया, कल को ये काम पे नहीं आएगा। लॉकडाउन का क्या पता कल को खुल जाए। कश्मों कश दोनों तरफ हो गए, ना मैं जवाब दे सका, जेब से पैसे भी देने पड़े। अगले को पूछो ना, सर नेक्स्ट ऑन कितने एक्सपेंडिचर्स आप लोगों के हुए। दैट इज द केस कि सर ये पूरी मैक्रो लेवल पे अगर सोचा जाए, सेविंग्स करना इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आपकी इकोनॉमी एक्सपेंडिचर से चलती है, कंजम्पशन से चलती है, ना कि सेविंग्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सर, इसी के साथ एक क्वेश्चन और है इस वाले टॉपिक में। दैट इज डिस्क्राइब दी, मैं शॉर्ट वर्ड्स में लिखवाऊंगा क्वेश्चन फॉर्म में। डिस्क्राइब दी ग्रेट डिप्रेशन, डिस्क्राइब दी ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, फुल स्टॉप, ऑफ 1929। तो कहता सर आपने ना ऊपर एक वर्ड यूज किया था केन्जियन के टाइम भी, केन्जियन ने अपना जो बिलीफ लेकर आए, केन्जियन ने जो क्लासिकल्स को गलत प्रूव करा, वो कब प्रूव करा, जब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ क्या आए थे 1920। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे कि मतलब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में हुआ क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्रेशन इज अ स्टेज ऑफ ट्रेड साइकिल। जो आपके ट्रेड साइकिल्स चलते हैं, उन ट्रेड साइकिल्स में एक स्टेज आपकी कौन सी होती है, डिप्रेशन। द टॉप स्टेज इज बूम, बूम के बाद क्या आता है, रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन से रिकवर। तो ये ट्रेड साइकिल्स ऐसे वर्कआउट करते हैं। लिखिए, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 affected the developed economies, like USA, Europe, etc. Full stop. During this period, during this period, comma, the output, during this period, comma, the output and employment, output and employment fell by huge amount. अब ये क्वेश्चन मैं पर्टिकुलरली क्यों एज अ पार्ट लिखवाने लग गया, उसका कारण है आपके एमसीक्यू। लास्ट टू लास्ट पेपर में भी और एज अ टेस्टिंग सैंपल पेपर पार्ट में भी यही पूछा गया। कहते ये बताओ, ग्रेट डिप्रेशन में जो आउटपुट थी वो कहां से कितनी गई, इंप्लॉयमेंट में कितना फैला है, मतलब डाटा बेस्ड। उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन किस तरह पूछ लिया एमसीक्यू में, डाटा बेस्ड। वैसे याद करने को कोई भी ना करे, बट याद करने की वजह कौन बना, एमसीक्यू। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, कहते वो भी छोड़ो क्या हुआ था, बस ये बता दे आउटपुट कितने से कितनी हुई थी, एग्जैक्टली डाटा बेस्ड पूछ लिया। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन पार्ट में इसको लिखना पड़ा। आगे बढ़िए। द एग्रीगेट डिमांड, मैं शॉर्ट वर्ड यूज कर दूं, द एडी वॉज लो, द एडी वॉज लो, कॉमा, मैनी फैक्ट्रीज, मैनी फैक्ट्रीज वर लाइंग आइडियल, कॉमा, workers were workers were thrown out, workers were thrown out, thrown out of the jobs, of the jobs, full stop,
income levels were falling, comma, there was, ultimate कहना, there was widespread unemployment, widespread unemployment, full stop. in USA from 1929 to 1933, comma, unemployment rate rose from, रोज मतलब बढ़ना, राइज होना, रोज फ्रॉम 3% से 25%, 3% से 25%, एंड आउटपुट फेल बाय अबाउट 33%, 33% तो आपकी जो आउटपुट है वो फॉल कर गई, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस कंट्री का सर 3% अनएम्प्लॉयमेंट से कितनी हो गई, 25%। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब 1/4, 25% होना, एंड फॉल इन द आउटपुट कितना हुआ, बाय 1/3। ये वही ऊपर वाला सर्कल तो है। अगर प्रैक्टिकली आज भी तुम लोगों की सोच देखो, वो दो चीज, वन इज, कभी भी देखना, मोस्टली कहीं ना कहीं पेरेंट्स सोचते हैं, मिडिल क्लास के, नॉट रिच क्लास एंड ऑल, उनका तो क्या मानना है इस चीज को, मिडिल क्लास का पेरेंट आज भी कहीं ना कहीं ये चीज एक्सपेक्ट करता है कि अगर भाई नौकरी में जाना है, अगर तो जॉब में जाना है, तो कोशिश कर सरकारी नौकरी ले। उसका कारण क्या है, जिसको वर्ड बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। क्या वर्ड बोलते हैं, जॉब सिक्योरिटी। कि कम से कम इतना पता है, एक बार अगर वो लग गया ना सरकारी जॉब पे, प्रमोशंस पे प्रमोशन तो वो अपने आप ले ही लेगा, बट इतना पता है इसको कभी बाहर नहीं निकालेगा। और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो स्पेशल कहते हैं, यार तुम्हारा इकोनॉमी में कुछ नहीं बनना, तुम सरकारी जॉब ले लो कम से कम, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो कंपटीशन है। प्राइवेट सेक्टर तो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, काम करेगा तो रखेंगे, नहीं तो छांटी लगा के बाहर। उनको पता है कि इनका कुछ नहीं बनेगा। उनकी आज भी पेरेंट्स की मैक्सिमम कोशिश क्या होती है कि इसको कहां पे एडजस्ट कर दो, इसको सरकारी जॉब में कर दो। इतना पता है ये रिटायरमेंट के टाइम भी बाहर आएगा, ये पहले बाहर नहीं आएगा, एंड फंड्स एंड ऑल सब कुछ इकट्ठा करके जॉब सिक्योरिटी रहेगी। या फिर लोगों का व्यू पॉइंट क्या है कि अल्टीमेटली जी जॉब का देखो भरोसा कोई नहीं है, जब तक इंप्लॉयर के पास पैसा है तब तक वो तुम्हें रखेगा, जब तक उसके पास काम है, जब तक उसके पास पैसे हैं। फिर अल्लाह कहता है जी अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर लो। इनका कौन सा भरोसा है, मान लो 4 साल काम करा, 5 साल काम करा, उसके बाद तुझे निकाल दिया, अब कब तक ऐसे स्विच ओवर चलते रहेंगे। अल्लाह कहता है इससे बढ़िया अपना एक स्टार्टअप रेडी करो, एज एन एंटरप्रेन्योर खुद बनो। कोई नहीं, साल 2 साल 3 साल बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में लगेंगे, बट कम से कम एक बार अगर एस्टेब्लिश हो गया, नेक्स्ट ऑन लाइफ तक वो किसका है, मेरा। ये डिसीजन मेकिंग होती है कि नेक्स्ट ऑन आप लोगों ने करना क्या है, कि अगर जॉब में जाना है तो जॉब की कौन सी लाइन में जाना है, अगर अपना स्टार्टअप करना है तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। यही एक इकोनॉमिक्स का क्या है, काइंड ऑफ व्यू पॉइंट। बिकॉज रिसोर्सेज तो लगाओगे, अरे मैं भी तो रिसोर्स हूं, पैसा छोड़ो, मैंने अपने आप को यहाँ पे इंडल्ज किया, तो एज अ रिसोर्स मैंने भी तो अपने आप को यहाँ पे लगाया। मैं ना पढ़ाता तो मेरी जगह कोई ना कोई टीचर और यहाँ पे हायर होता, अगर मैं सिर्फ मैनेजमेंट में होता, बट नहीं, एज अ लेबर, एज अ रिसोर्स मैंने अपना टाइम यहाँ पे इंडल्ज कर। तो हर कोई पर्सन अपने रिसोर्सेज को बेस्ट टू बेस्ट यूज करना चाहता है। क्लियर। सो दिस इज द केस ऑफ, नॉर्मली जो वर्डिंग चलती है आपके, कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में क्या केसेस आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, यहां पे टॉपिक का नाम दीजिए सर। एक तरह से आप लोगों का एक बेसिक टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट पार्ट इज कंप्लीटेड।
बट मैंने आपको पहले कहा था हम चैप्टर 1 और 2, इवन हेडिंग भी चेंज कर लेंगे, 1 और 2 क्या करेंगे, इकट्ठे ही कर लेंगे, या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग टू इसको डील करवा लेता हूं। कुछ टॉपिक्स मैं चैप्टर 1 में कवर कर दूंगा, कुछ टॉपिक्स आपके चैप्टर 2 में हो जाए, बट इतना श्योरिटी है एवरीथिंग आप लोगों का कॉन्सेप्ट कवर्ड होगा। बट पॉइंट इज ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी, ये बेसिक्स हैं। जिस पर्सन के पहले 5 to 8 लेक्चर्स जो मेरे वाले होंगे, जिनमें सारी टर्मिनोलॉजीज मैं आप लोगों को 1 by 1 क्लियर करूंगा, 1 to 8 लेक्चर्स जिस बंदे के क्लियर हैं, किसी भी टॉपिक को आगे हाथ लगा लेना, किसी भी टॉपिक में आप स्टेप इन कर लेना, एटलीस्ट आप उस टॉपिक को समझ पाओ। वो बेसिक थिंग्स आपकी यहां से क्या हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी। क्लियर? लिखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इंक, टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम सर्कुलर फ्लो ऑफ इंक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इंकम। लिखिए जी, सबसे पहले पैराग्राफ फॉर्म में, एन इकोनॉमी, एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ, like production, consumption and investment, full stop. These are vital processes, these are vital processes of the economy, vital processes of the economy, because these are the basis of survival, basis of survival, and word is growth of an economy. अब सर्वाइवल के लिए क्या चीज जरूरी है, सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, दैट इज कंजम्पशन। अगर आपने यहां पे इस लाइफ में अपने आप को सर्वाइव करवाना है तो यू हैव टू कंज्यूम समथिंग। बिना कंजम्पशन के सर्वाइवल अपने आप में पॉसिबल नहीं। और अगर इस इकोनॉमी को ग्रो करवाना है तो ग्रोथ के लिए वर्ड क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट। तो कहता सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, ये तो नेसेसिटीज हैं, ये तो बेसिक थिंग्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी में चाहिए ही चाहिए। ना प्रोडक्शन के बिना, ना कंजम्पशन के बिना, ना ही इन्वेस्टमेंट के बिना, ना तो कभी सर्वाइवल पॉसिबल है, ना ही आपकी कभी इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो आपको ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती रहनी चाहिए, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, इन कैरिंग आउट दीज एक्टिविटीज, in carrying out these activities, comma, producers produce goods, producer produce goods and services, comma, consumers buy these goods and services, buy these goods and services, and thereby generate income, and thereby generate income, full stop.
income generated in the production process flows in a circular form. अच्छा एक बात बताओ, जो भी प्रोड्यूसर है क्या वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज एट वंस प्रोड्यूस करेगा? क्या लाइफ टाइम दोबारा कभी प्रोडक्शन नहीं करेगा? प्रोडक्शन करेगा, बट दोबारा प्रोडक्शन करने का कारण क्या है? क्यों वो दोबारा प्रोडक्शन करेगा? एंड दोबारा डिमांड जनरेट क्यों होगी? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये कौन सा कोई एक दफा का प्रोसेस है कि मतलब ठीक है एट वंस अगर समझा जाए, अल्टीमेटली प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाई, मैंने उन गुड्स को परचेज करा, कंज्यूम करा, अपनी डिमांड्स को पूरा करा। तो क्या ये डिमांड सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए होती है? नंबर ऑफ टाइम ये डिमांड आप लोगों की क्रिएट होगी, दोबारा प्रोड्यूसर फिर सामान बनाएगा, फिर आप खरीदेंगे, फिर अपनी डिमांड पूरी करेंगे। सो दैट्स वाई ये जो एक पॉइंट है, ये इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर जो भी है, ये कॉन्टिन्यूटी में जब चलता रहता है एक सर्कल की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर? इन दिस सर्कुलर फॉर्म, फुल स्टॉप, it is called a it is called a circular flow as this is continuous process, as this is continuous process, full stop, last, there is no end to it, because there is no end to किसका? ह्यूमन वॉन्ट्स। नो एंड टू ह्यूमन वॉन्ट्स। सर ह्यूमन वॉन्ट्स खत्म होती फिर तो ये कभी इकोनॉमी वर्कआउट ही ना करती। वो तो +1 लेवल पे भी नॉर्मली आपको समझाया गया एक ही पॉइंट, क्या ह्यूमन वॉन्ट्स आपकी क्या होती हैं? अनलिमिटेड। ये तो कॉन्टिन्यूटी में एक डिमांड पूरी होती नहीं कि नेक्स्ट ऑन डिमांड पहले रेज हो जाती है। अगर पर्सन सेटिस्फाइड फील करने लग ही गया कि सर मेरी तो आगे कोई इच्छा ही नहीं है, मेरी तो कोई आगे डिमांड्स ही नहीं है, फिर तो वो पर्सन थोड़ी है। सिंपल सी बात, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर हमें एक चीज पता है कि सर एक चीज अभी पूरी भी नहीं होती, नेक्स्ट डिमांड पहले माइंड में चल रही होती कि ये मिल जाए, इसके बाद ये। कॉन्टिन्यूटी में ह्यूमन वांट्स आपकी क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं, और इसीलिए प्रोड्यूसर्स आपके काम लगे रहते हैं। अब आप लोग डेली देख लो, मतलब फैशन ट्रेंड एंड ऑल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड ऑल, डेली कितनी चेंज करती। आप आज कोई मॉडल परचेज करो, नेक्स्ट डे कोई नया मॉडल आया होगा। हर चीज में इतनी ज्यादा अपडेशन हो रही हैं, क्यों? डिमांड्स बढ़ती जा रही है, नए नए कॉन्सेप्ट्स इनोवेट होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को पता है कि मेरा कस्टमर इन चीजों का क्रेज रखता है, एंड वो सामान बना रहा है, कंज्यूमर उसको खरीद रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी में वो सारा फ्लो चलता जा रहा है। क्लियर? सो इन्वर्टेड कॉमास में इट इज द फ्लो ऑफ मनी income, or the flow of goods and services across different sectors of an economy in a circular form. That's why it is called as एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बट एक चीज नोटिस करना, मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखवाए हैं, वन इज मनी इनकम, अंडरलाइन कर लीजिए, और दूसरा वर्ड द फ्लो ऑफ, क्या लिखा हुआ है? गुड्स एंड सर्विस। अब इसको ना एक डायग्रामेटिक तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूं।
जैसे फॉर एग्जांपल इसको डायग्राम, पहले यहां तक बताइए हो चुका, यहीं से मेरा नेक्स्ट आगे टॉपिक निकलेगा इन्हीं दो वर्ड्स। क्योंकि आपने एक चीज कहा कि इस इकोनॉमी में ना जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, पहली बात हमने इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड, सुन लो ध्यान से, थोड़ा ऑरली डिस्कशन कर रहा हूं। हमने अपनी पूरी टोटल इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड करा। वन इज हाउस होल्ड, नंबर 2 इज प्रोड्यूसर, नंबर 3 इज गवर्नमेंट, एंड नंबर 4 इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? सुनना, पूरी इकोनॉमी को, ये सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ मिलेगा, जस्ट ऑरली याद रखिए। यही मेरे मॉडल्स हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। हाउएवर बुक में गिवन नहीं है, बट मैं फिर भी करवाऊंगा। कल ही डायग्राम ही बनानी है सिंपल सा, कौन सा एक्सप्लेन करना है, बट हम फिर भी करेंगे सो दैट कि आपका बेस क्लियर हो कि कैसे 3 सेक्टर मॉडल, कैसे 2 सेक्टर मॉडल या 4 सेक्टर मॉडल कैसे काम करते हैं। क्लियर? अब यहां पे जैसे मैं अपनी डायग्राम से समझा रहा हूं, यहां पे लिखिए 2 सेक्टर मॉडल एक्चुअली होता क्या। 2 सेक्टर मॉडल, सर इसको डायग्रामेटिकली बनाइएगा। 2 सेक्टर मॉडल में हम लोग ले रहे हैं, वन इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज प्रोड्यूसर। मैं गवर्नमेंट को भी बीच में नहीं ले रहा, मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बीच में नहीं ले रहा, वो आपके 3 सेक्टर मॉडल या 4 सेक्टर मॉडल में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। लेट मी क्लियर विद दिस सिंपल कॉन्सेप्ट, एंड तुम्हारे सिलेबस का पार्ट भी 2 सेक्टर मॉडल है, 3 नहीं है, 4 नहीं। क्लियर? सो काम तुम्हें यही आएगा, बट स्टिल एक डायग्रामेटिक वर्क में आगे डायग्राम ही बनानी है। हम तीनों कवर करेंगे। पहला, यहां पे लिख साइड पे हाउस होल्ड, पहले या तो देख लो उसके बाद ड्रॉ करना। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, और एक तरफ लिखेंगे सर, पहले समझ लो सिर्फ, प्रोड्यूसर सेक्टर। ये 2 सेक्टर्स हैं जी हमारे 2 सेक्टर मॉडल के अंदर। सबसे पहला स्टेप नॉर्मली एज अ इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर, पेन डाउन बाद में कर लेना, पहले देख लो। हाउस होल्ड सेक्टर वाले अपनी फैक्टर्ड सर्विसेज, अपनी फैक्टर्ड सर्विसेज, क्या वर्ड बोल रहा हूं, फैक्टर्ड सर्विसेज किसको प्रोवाइड करते हैं? सर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 ही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। कोई पैदा होते हुए प्रोड्यूसर नहीं होता, हाउस होल्ड सेक्टर अपने जैसे लोग ही। अब एक चीज बताओ, एट प्रेजेंट सेम मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं किस सेक्टर से बिलोंग कर रहा? प्रोड्यूसर। आप मेरी सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज हाउस होल्ड। एंड आफ्टर दिस क्लास मैं भी तो अपनी डिमांड्स पूरी करूंगा, मैं भी तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करूंगा, तो एट दैट टाइम मैं किसमें फॉल करा? हाउस होल्ड। जिससे मैं अपनी गुड्स ले रहा हूं वो किसमें बिलोंग करा? प्रोड्यूसर। तो सर ये हम जैसे ही लोग हैं, तभी मैंने मिस्टर ए मिस्टर बी नहीं लिखा, क्या पता एट दैट टाइम वो किसको बिलोंग करता है। इसीलिए मैंने इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड करा। वन इज हाउस होल्ड, नंबर 2 इज प्रोड्यूसर, नंबर 3 गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, एंड नंबर 4 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आउटसाइड इंडिया जो भी है। हमारे इंडिया में तो जी 3 लोग हैं, या तो वो कंज्यूमर होगा, या वो प्रोड्यूसर होगा, या वो सरकार होगा, या वो आउटसाइड इंडिया कौन होगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले तो यहां पे आप ब्रैकेट में मेंशन करेंगे क्या? सर फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, एक कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, क्लियर? अच्छा सर, क्या ये जितने भी आपके प्रोड्यूसर सेक्टर वाले पर्सन हैं, क्या ये फ्री में आपकी सर्विसेज लेंगे? ये इसके लिए आपको क्या पे करेंगे? फैक्टर पेमेंट्स। क्या पे करेंगे? तो जी नीचे पहले एरो ऊपर था, अब चेंज लो सर। सर इन्होंने उसके बदले में क्या पे आउट करी? फैक्टर पेमेंट्स। फॉर एग्जांपल लैंड के ऊपर क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलेंगे? वेजेस। कैपिटल के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को, सर जो पर्सन जो प्रोवाइड करेगा अपना अपना हिस्सा ले लेगा, सिंपल सी बात। पर तुमने एक चीज नोट करी, क्या दोनों में मनी फ्लो हो रहा है? क्या दोनों में मनी फ्लो हो रहा है?
मनी फ्लो कहां पे हो रहा है? जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर पेमेंट्स किसको प्रोवाइड करी हैं? हाउस होल्ड। तो इन शॉर्ट वर्ड बाद में मेंशन कर दूंगा, एम। एम स्टैंड्स फॉर मनी फ्लो। और जहां पे गुड्स और सर्विसेज फ्लो करती हैं, अब ऊपर वाला केस था, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज रियल फ्लो। उसको वर्ड क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। क्योंकि यही मेरा नेक्स्ट आगे टॉपिक है, सर व्हाट डू यू मीन बाय मनी फ्लो एंड रियल फ्लो? सिंपल, जब ट्रांजैक्शंस के बीच में कौन फ्लो करे? पैसा। कौन फ्लो करे? पैसा। उसको वर्ड क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। जहां पे गुड्स और सर्विसेज फ्लो करें, दैट इज कॉल्ड एज रियल। अब सुन, अच्छा, पहली ट्रांजैक्शन हुई, मैंने अपनी फैक्टर सर्विसेज आपको दी, उसके बदले में आपने मुझे क्या पे आउट करी? पेमेंट्स। किसके पास क्या आया? हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे आ गए। हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे आ गए, जो सर्विसेज मैंने प्रोवाइड करी थी उससे प्रोड्यूसर सेक्टर ने सामान बना ली, दैट इज कॉल्ड एज गुड्स। क्लियर? अब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जहां लगाया वहां पे प्रोडक्शन भी तो हुई होगी, तो प्रोडक्शन में क्या हुआ होगा? गुड्स। अब एक चीज बता, क्या हाउस होल्ड सेक्टर वाले वो पैसा संभाल के रखेंगे? क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे। स्पेंड किसके पास करेंगे? उसको वर्ड हम बोलते हैं हाउस होल्ड वाले। हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या पे आउट करेंगे? प्राइस ऑफ, वर्ड क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बदले में, इसके बदले में, क्लियर, इसके बदले में हाउस होल्ड वालों को प्रोड्यूसर वालों की ओर से क्या मिलेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। दैट्स हाउ द इकोनॉमी वर्क्स इन अ टू सेक्टर मॉडल। तो एक चीज देख, पैसा रुक नहीं रहा, वही पैसा कॉन्टिन्यूटी में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। मैंने तुम्हें पहले सर्विस दी, आपने उसके बदले में मुझे क्या दे दी? तनख्वाह दे दी। फिर तनख्वाह मैंने कौन सा रखी? वही जाके मैंने दोबारा खर्च कर दी, आपसे क्या ले आया? गुड्स और सर्विसेज। अब दोबारा फैक्टर सर्विसेज आपको दूंगा, ये वर्क आपका कॉन्टिन्यूटी में चलता जाएगा। अब सर, प्राइस पे आउट करना इज अ मनी फ्लो और द रियल फ्लो? एंड गुड्स एंड सर्विस मिलना, सिंपल, एक डार्क पेन से यहां पे अलग से अपन मेंशन कर देते हैं, सर इसमें प्राइस पे आउट करना, प्राइस पे आउट करना, एम। एम मींस मनी फ्लो। क्लियर? फैक्टर सर्विसेज देना, दैट इज रियल फ्लो। सर फैक्टर पेमेंट्स मिलना, मनी फ्लो। एंड गुड्स एंड सर्विसेज मिलना, रियल फ्लो। ड्रॉ करिए सर, दैट इज टू सेक्टर मॉडल, जहां पे हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर इस तरह से वर्कआउट करेंगे। क्लियर? इसका कवर कर लेना बाद में। करिए सर फटाफट जल्दी, इसको बनाइए टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल एज इट इज लिखिएगा, जो जो यहां पे मेंशनड है। टू सेक्टर मॉडल, चाहे स्टेप वाइज भी करो तो भी अपने आप में, कि सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दी जाएंगी, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगी, एंड आफ्टर दैट प्राइस ऑफ गुड्स पे आउट होगा, एंड उसके बदले में आपको क्या मिलेंगी? गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू सेक्टर मॉडल, जो हमारे एग्रीगेट डिमांड एंड ऑल सारे टॉपिक्स में जाकर आगे सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस में टू सेक्टर मॉडल के नाम से ही चलेगा। बट हम स्टिल आगे डायग्रामेटिक पार्ट ही है, ऐसी ही डायग्राम बनानी है। थ्री सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल, करने में कुछ नहीं जाता, एक नॉलेज पार्ट से आपको थोड़ा एक्सटेंशन ही मिलेगा, एंड हर बुक्स में एक्स्ट्रा माइल में फिर भी गिवन होता है। यहां तक क्लियर? फटाफट ड्रॉ करिए, फटाफट ड्रॉ करिए जी। कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। नीट एंड क्लीन, थोड़ा स्पेशियस, प्रॉपर बनाइएगा। डन?
आरएन हो गया, बनाओ बच्चे। अभिषेक जल्दी, मनस्वी बन गया, करो सार्थक जल्दी कंप्लीट। शिवानी हो गया, अनुज करिए। इसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट है जस्ट एक, वो कवर करेंगे। अब नेक्स्ट ऑन, हर कॉन्सेप्ट में हर लेक्चर में नई चीज मिलेगी, नया कंटेंट मिलेगा। अब वो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट जो था वो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वो आपका कंप्लीट हो चुका। अब हर डे बाय डे नई टर्मिनोलॉजी आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी, जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगी, काम आएगी। एंड सर, हम लोग डे वन से ही बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे बिटवीन आईईडी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये नहीं है कि सारे टॉपिक्स पहले मैक्रो के एंड ऑल, वन बाय वन चलेंगे। लाइक इधर से जब बेस अपना रेडी हो गया, साथ के साथ मैंने इंडियन इकोनॉमी क्या कर देनी है, स्टार्ट कर दी, ताकि एक एक चैप्टर उसका, एक एक इधर से, दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे। वैसे भी स्कूल पार्ट में अगर आपके टेस्टिंग होती है या पेपर्स होते हैं, कुछ भी हैं, तो वो दोनों सिलेबस डालेंगे कि एक दो चैप्टर इसके, एक दो चैप्टर इसके, तो आप दोनों में बैलेंस मेंटेन करें। एंड तब तक आप अपनी बुक्स एंड ऑल जो भी है वो ले लीजिएगा मार्केट से, लेटेस्ट वाली लो, सबसे बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा लास्ट एडिशन, इससे पुरानी मत लीजिएगा, स्पेशली फॉर आईईडी। मैक्रो कोई भी ले लो चल जाए, मैक्रो में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्रो तो 100% आपको कॉपी पे हमने लिखवाना, यही क्लासरूम पार्ट में ही आपको वन टू वन एक्सरसाइज तक भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो मैक्रो की चिंता नहीं है, आईईडी का एडिशन आपका क्या होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। क्लियर? हाँ जी, डन एवरीवन। नीचे लिखिए सर कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन कि सर आपने ऊपर अभी वर्ड यूज करा है कि एक होता है जी रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो, रादर देन डेफिनेशन पार्ट, क्योंकि एज पर एग्जाम इसकी वेटेज ही कितनी है, सिर्फ एक या दो नंबर की, तो बेटर है दोनों का डिफरेंस इकट्ठा लिखा दो। मीनिंग एक का पूछेगा एक तरफ लिख देंगे, डिफरेंस पूछेगा तो दोनों तरफ बना देंगे, समझे ना? तो ये डबल क्वेश्चन एक में ही कवर हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कीपिंग इन माइंड द मार्क्स। अगर वैसे बात की जाए लिखवाने को, जितना मर्जी कंटेंट बढ़ा ले, क्लासेस बढ़ा ले, उसका कोई फायदा नहीं। हम चल रहे हैं प्योरली जिस पे मेहनत करनी चाहिए मार्क्स के अकॉर्डिंग। एक नंबर में पता नहीं पूछेगा, पता नहीं नहीं पूछेगा, लिखने के लिए मैं एक पेज पूरा लिख दूं, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल वर्ड, डिफरेंस बिटवीन क्या, मनी फ्लो एंड रियल, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। अपने को तो नॉलेज पॉइंट से चाहिए, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। लिखिए जी, सेंटर में लाइन और एक साइड पे बेसिस, एक साइड पे बेसिस। यहां पे पहले मनी फ्लो और इस तरफ रियल फ्लो। नंबर वन पॉइंट, सबसे पहले मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, अंडरलाइन कर लेना डबल, मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, across different sectors of the economy, of the economy, and either it refers to the flow of goods and goods and services, it refers to goods and services across different sectors, goods and services across different sectors of the economy। अब इनमें डिवाइडेशन तेरे सामने पड़ी है सर, मनी फ्लो में वर्ड आप क्या यूज कर रहे हो, जहां पे मनी फ्लो करती है, क्लियर? और दूसरी तरफ आप वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, क्लियर?
इकोनॉमी, अंडरलाइन कर लीजिएगा गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 2, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहां पे बेसिस में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, it is the flow, it is the flow of flow of monetary transactions among sectors, and either it is flow of physical output, among sectors, फिजिकल आउटपुट, और इधर वर्ड इज मॉनिटरी, मतलब यहां पे पैसा फ्लो करता है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। एंड द लास्ट इसी के अंदर लिखिए नंबर 3, नेचर ऑफ फ्लो, नेचर ऑफ फ्लो, it is also known as nominal flow, as only money is exchanged, among sectors, and either it is also known as physical flow, इसके दूसरे नाम है नॉमिनल फ्लो एंड मनी फ्लो, फिजिकल फ्लो एज ईदर या तो गुड्स ट्रेवल करेंगी या सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड among sectors, अब यहां पे जो पीछे आपने डायग्राम बनाई है ना, अगर आपके पास पेन अलग है तो वहां पे भी वैसे हमने मेंशन कर ही लिया, उसमें रहने दो, मेंशन कर ही लिया साइड पे एम एंड आर, एम स्टैंड्स फॉर मनी फ्लो एंड आर स्टैंड्स फॉर रियल। क्लियर? एक छोटी सी डायग्राम बनाएंगे जी, 2 मिनट लगेंगे, 3 सेक्टर मॉडल भी अपना बीच में कवर हो जाएगा। क्लियर? सो मैं एक थोड़ी वाइडर लेके जा रहा हूं, पहले समझ लेना देन उसको ड्रॉ करिए। क्लियर? एंड प्लीज थोड़ी स्पेशियस बनाया करो, खुली डुली बनाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यहां तक बताइए, यहां तक डन एवरीवन? चलिए नेक्स्ट आगे सर, जहां भी आपके पास स्पेस है मैं हेडिंग दे रहा हूं, 3 सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट, विद कैपिटल मार्केट, एंड ये कैपिटल मार्केट स्टैंड्स फॉर बैंक। ये तो 2 सेक्टर के साथ भी आ सकती है, मतलब जो मैं यहां बनाऊंगा ना, जो मैं यहां बनाऊंगा उसमें 2 से, अरे वैसे भी 2 से कहां जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो 2 वाले पॉइंट्स तो सारे कवर होंगे ही होंगे ना। उल्टा गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा वो एक्स्ट्रा पार्ट में चला। इसको बनाना कैसे है मैं आपको वो बता रहा हूं, पहले 1 बाय 1 ध्यान से देखिएगा, फिर आफ्टर दैट आप अपना पॉइंट करिए। क्लियर? सो यहां पे सबसे पहले ये है जी आपका हाउस होल्ड सेक्टर, नीचे अपन यहां पे ले लेते हैं, ये है आपका प्रोड्यूसर, यहां पे है सर ये प्रोड्यूसर, थोड़ा स्पेशियस ले लेना बार बार कर, एंड इस तरफ एक साइड पे गवर्नमेंट, अलग अलग वर्ड्स आएंगे, और बीच में आती है कैपिटल मार्केट।
कैपिटल मार्केट। लो जी, इसको करो राउंड। क्लमजी सा मत कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा स्पेशियस रखना है। लो जी, पहले टू सेक्टर मॉडल ड्रॉ करो। आपके सामने अब आजू बाजू पड़े, तेरे को चार रिलेशंस पता है, वही पीछे वाले चार लाइन वाइज। नंबर वन स्टेप, कौन पहले क्या करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर वाले प्रोड्यूसर को क्या देंगे? फैक्टर इनपुट्स, इनपुट्स और सर्विसेज वट एवर। क्लियर? लो जी, नंबर वन स्टेप, नंबर वन स्टेप, इन्होंने इनको, सर यहां पे लिखेंगे क्या? फैक्टर। शॉर्ट वर्ड लिख लो, ज्यादा स्पेशियस में जाने की जरूरत नहीं। फैक्टर, एक मिनट लिखिए, यहां पे बनाई बनेगा फैक्टर सर्विसेज। ओके। इसके बदले में प्रोड्यूसर वाले हाउस होल्ड को क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट्स। क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट्स। एंड दोबारा दोबारा एक्सप्लेन मत करना, सर्विसेज लाइक, पेमेंट्स लाइक, वो अपने टू सेक्टर मॉडल में हम कर चुके हैं कि लैंड के बदले में क्या मिलेगा? रेंट। लेबर के ऊपर क्या मिलेंगे? वेजेस। कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट। क्लियर? और सर, ये हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर को क्या पे आउट करेंगे? प्राइस, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड इसके बदले में ये प्रोड्यूसर वाले इनको क्या देंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऐसे ही चलेगा। अब जैसे अगर कल को अपन नेक्स्ट फोर सेक्टर मॉडल भी बनाते हैं ना, ये तो रेपिटेटिव आएगा, ये तो बीच में रहेंगे रहेंगे। क्लियर पॉइंट? अच्छा सर, हाउस होल्ड वालों का और प्रोड्यूसर वालों का, या बेशक गवर्नमेंट का, कुछ भी कह लो, इन तीनों का कैपिटल मार्केट के साथ एक ही रिलेशन है, दैट इज सेविंग्स बोरोइंग्स। सेविंग्स बोरोइंग्स। अरे बैंक में आप लोग करेंगे क्या? या तो सेविंग्स करेंगे या बोरोइंग्स। तो तीनों के साथ कॉमन रिलेशन है, तीनों के साथ डबल डबल एरो, तीनों के साथ डबल डबल एरो। हाँ, यहां पे सेविंग्स बैंक में जाएंगी और उधर से बोरिंग्स आएंगी। सेम चीज इधर, कैपिटल मार्केट और प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर अपनी सेविंग्स बैंक को देगा एंड बोरोइंग्स लेगा। सेम गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ यहां पे गवर्नमेंट भी अगर अपनी कुछ सेविंग्स हैं वो रखेंगी, नहीं तो ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेंगी? बोरोइंग्स। बताओ जी, यहां तक को डाउट? यहां तक डन? मतलब ये कैपिटल मार्केट ना तुझे किसी के साथ आ जाए, मन करे टू सेक्टर मॉडल में आ जाए, ये भी तो बन रहा है बीच में टू सेक्टर मॉडल, हाँ उसको नाम क्या बोल देंगे? टू सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट। बट ध्यान रखना, अगर उसने पूछा है विद कैपिटल मार्केट तो बनाना, अदरवाइज मत बनाना। समझे ना पॉइंट? नहीं तो ऊपर वाला कॉमन ठीक था, वो चार पॉइंट्स बढ़िया चल रहे थे। अब आ जा, बचा रिलेशन किसका किसके साथ? गवर्नमेंट सेक्टर का हाउस होल्ड के साथ, गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोड्यूसर के साथ। पहला रिलेशन, हाउस होल्ड वाले गवर्नमेंट सेक्टर को क्या पे करेंगे? टैक्सेस। बट टैक्स कौन से वाले? डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? ये क्या पे आउट करेंगे? डायरेक्ट टैक्स। सर क्या टैक्सेस में कोई फर्क होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? क्या ऐसी टर्मिनोलॉजी कभी हमने सुनी है कि डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? जो डायरेक्ट हमारी इनकम टैक्स, दैट मीन्स एक वर्ड होता है जिसका बर्डन तुम नेक्स्ट आगे किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपको ही देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। बट जो ये जीएसटी एंड ऑल आप देखते हैं मार्केट में, बिजनेसमैन अपनी जेब से थोड़ी दे रहे। बिजनेसमैन ने ऊपर पैसे डिपॉजिट करवाए, वही कस्टमर से आगे क्या कर लिए? कलेक्ट कर लिए। तो दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। समझे ना पॉइंट? बट सर हाउस होल्ड वाले सिर्फ कौन सा देंगे? डायरेक्ट। ये कोई सामान बेच थोड़ी दें, वो प्रोड्यूसर होगा, वो दोनों पे करेगा, वो डायरेक्ट भी पे करेगा और इनडायरेक्ट भी। अच्छा, जिसके बदले में सरकार इनको क्या देती है? सब्सिडीज। वैसे वर्ड कॉमन चलता है ट्रांसफर पेमेंट्स,
क्लियर? यहां पे कॉमन वर्ड चलता है ट्रांसफर पेमेंट्स, एंड इन ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या क्या आ गया सर? लाइक ओल्ड एज पेंशन आ गई, लाइक किसी तरह की कोई सब्सिडी आ गई, डोनेशंस आ गई, ग्रांट्स आ गई, पर्टिकुलर इस तरह। दैट ऑल कंसिस्ट ऑफ वर्ड क्या लिखा हुआ है? अरे भलाई के काम। आप सरकार को टैक्स देते हो, सरकार कहीं ना किसी पॉइंट में, और जरूरी नहीं होता कि जो पर्सन टैक्स देगा बेनिफिट भी सिर्फ उसको मिलेगा। नो, टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट विच यू हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैंड, जो आपको पे आउट करनी पड़ेगी। और सर मन कर ये नहीं पता तुम्हारे टैक्स का बेनिफिट कोई और लेगा, जो आज के टाइम में हो रहा है, जो आज के टाइम में हो रहा है। रिच क्लास पे लगाए जाते हैं टैक्स, एंड बिलो द पॉवर्टी लाइन वालों को क्या दिए जाते हैं? बेनिफिट्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो यहां पे ये ऊपर हो गया जी पॉइंट। लास्ट गवर्नमेंट सेक्टर एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूसर। सर इनके साथ भी पहला रिलेशन तो यही है कि प्रोड्यूसर वाले गवर्नमेंट को, प्रोड्यूसर वाले गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं? टैक्सेस। टैक्सेस में यहां पे दोनों लिखिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यहां पे दोनों लिखिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके बदले में सरकार इनको कभी ना कभी क्या देती है? सब्सिडी। क्या देती है? सब्सिडी। लाइक प्रोडक्शन पे आप इस तरह के प्लांट्स लगाइए, हम आपको क्या देंगे? सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। तो ये कोशिश की गई है एक डायग्राम के अंदर सब कुछ थोड़ा सा मर्ज करने की, एक्सप्लेन करने की, ताकि थोड़े से आपको ना कनेक्टिविटी समझ में आए कि ये कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तुम एक चीज नोट करो, जब से तुम ये बनाने लगे हो, हर एक फ्लो के अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो है। चेक, इन एंड आउट दोनों है। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो। तभी तो डिपेंडेंसी क्रिएट होगी, तभी तो सर्कुलर फ्लो में कंटिन्यूटी में काम चलता रहेगा। मैंने सरकार को अगर टैक्स दिया, सरकार ने उसके बदले में मुझे क्या दी? सब्सिडीज। मुझे मतलब इकोनॉमी, ये नहीं कि मुझे ही दी। अच्छा सर, क्या प्रोड्यूसर सेक्टर से सिर्फ हाउस होल्ड वाले परचेज करेंगे? क्या गवर्नमेंट कभी कोई सामान नहीं परचेज करती? गवर्नमेंट भी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। तो सर यहां पे गवर्नमेंट वाले इनको क्या पे आउट करेंगे? प्राइस ऑफ किसका? गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर वाले इनको क्या देंगे? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जस्ट एक डायग्रामेटिक थ्रू आपके सामने थोड़ा सा रिलेशन एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि मतलब कैसे आप लोगों को डिपेंडेंसी थोड़ी शो की जाए कि कैसे ये एक सेक्टर दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। अब और कुछ नहीं, ये 3 सेक्टर मॉडल था ना। चलो विद, अच्छा किया आपने वर्ड क्या कर लिया बीच में? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट तो वर्ड है, कैपिटल मार्केट मींस बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इनके साथ तो आपके रिलेशन ही दो हैं, या तो सेविंग्स या बोरोइंग्स। मेन बचे 3। अब जैसे आपने ये 3 सेक्टर मॉडल बनाया, कल नेक्स्ट ऑन क्लास में पहला काम ही क्या करेंगे? बड़े पेज पे 4 सेक्टर मॉडल, जिसमें ये तो कॉपी होगा ही होगा, बस वो एरोस थोड़े इधर उधर हो जाएंगे अलग बात है, ये तो कॉपी होगा ही होगा। विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके क्या रिलेशन है वो भी साथ में कंटिन्यू। क्लियर? सो आज हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, एंड एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया, द मेन टॉपिक, द बेस टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इंक, जिसमें काफी कंटेंट अच्छा करा आपने। 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, प्लस इवन डिफरेंस बिटवीन द रियल फ्लो एंड मनी फ्लो भी आप क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? सो यहीं से नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? अपना कंटिन्यू करेंगे विद न्यू कंटेंट एंड न्यू कवरेज। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।